प्रिय व्यूअर्स, IAS प्रारंभिक परीक्षा 2021 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक की घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि IAS YouTube चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में बाघों की संख्या में आशातीत वृद्धि के पीछे के कारणों का पता चला है। बायोलॉजिकल कंजर्वेशन नामक जर्नल में प्रकाशित एक शोध से इन बातों की जानकारी मिली है। शोध के मुताबिक 1970 से 2015 के बीच कर्नाटक के मलनाड में बाघों के रहने के क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन बाघों की संख्या 70 से बढ़कर 391 हो गई। इसके पीछे वन्य जीव संरक्षण कानून का सख्ती से पालन, गैर सरकारी संगठनों की दखल और वन्य जीव अभयारण्य से लोगों के स्वैच्छिक पुनर्वास को कारण बताया गया है। अध्ययन में पाया गया कि महत्वपूर्ण मानव जनसंख्या वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, क्षेत्र में समग्र गरीबी में कमी के बीच मलनाड क्षेत्र में बाघों की रिकवरी हुई है। इसमें बताया गया है कि अगर बाघों की तादाद में इजाफा करना है तो उन समस्याओं को पहचानना होगा जो इसकी राह में रुकावट हैं। शोध के मुताबिक मलनाड में 21,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक संभावित निवास है, फिर भी 30% से भी कम क्षेत्र में बाघ की आबादी जीवन यापन करती है। इसलिए उम्मीद जताई गई है कि अगर भविष्य में बाघों की तादाद में इजाफे की पहल की जाती है तो इसमें लगभग 1300 बाघ निवास कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि वन्य जीवों को बचाने के लिए कई प्रकार की संरक्षण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये मौजूदा वन्य जीव अभयारण्य को मैनेज करना, मानव वन्य जीव संघर्ष, बुनियादी ढांचे के विकास का प्रभाव, जूनोटिक रोगों के उद्भव, वन्यजीव व्यापार और अवैध शिकार सहित कई प्रकार की संरक्षण चुनौतियों का सामना करते हैं। लिहाजा वन्यजीव आबादी की निगरानी करते हुए उन्हें पहचानने की जरूरत है। हाथियों की सुरक्षा के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ओडिशा सरकार को 14 चिन्हित हाथी गलियारों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इस कार्य योजना को तैयार करने के लिए 3 माह का समय दिया गया है। दरअसल ओडिशा सरकार ने 870.61 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में 420.8 किलोमीटर लंबे 14 गलियारों के विस्तार का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कई सालों बाद भी सरकार के प्रस्ताव पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी थी। एलिफेंट कॉरिडोर यानी हाथी गलियारों का मकसद उनके एक आवास से दूसरे आवास तक मुक्त आवाजाही की सुविधा देना है। दरअसल ये संकरी भूपट्टियां हैं जो हाथियों के 2 बड़े आवासों को जोड़ने का काम करती हैं। दुर्घटनाओं और अन्य कारणों से हाथियों की मृत्यु को कम करने की दृष्टि से ये गलियारे बेहद अहम हैं। राष्ट्रीय हाथी कॉरिडोर परियोजना के तहत भारत के वन्य जीव ट्रस्ट द्वारा 2005 में 88 हाथी गलियारों की पहचान की गई थी, जिनकी संख्या बढ़कर 101 हो गई है। हाथी मानव संघर्ष को कम करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इससे न केवल लोगों की मृत्यु में कमी होगी, बल्कि मरने वाले हाथियों की संख्या में भी कमी आएगी। पिछले दिनों घोघे की एक प्रजाति जायंट अफ्रीकन स्नेल खबरों में रही। एक अध्ययन के मुताबिक केरल के ज्यादातर इलाकों में घोघे की इस प्रजाति का फिर से हमला हुआ है। यह प्रजाति खासकर अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है। जानकारों की माने तो भारत में इस प्रजाति की जो जनसंख्या पाई जाती है उसकी जेनेटिक वैरायटी मूल रूप से अफ्रीका में पाए जाने वाले घोंघों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इससे यह पता चलता है कि भारत में घोंघे की विदेशी प्रजाति की तादाद काफी ज्यादा है। इससे पहले भी 1970 और 2005 में इस प्रजाति के घोंघों का राज्य में हमला हुआ था। हालांकि 2005 में जहां इनका फैलाव 2 ही जिलों में हुआ था, वहीं अब ये इडुक्की को छोड़कर केरल के बाकी सभी जिलों में फैल चुके हैं। इनके फैलने की सबसे बड़ी वजह केरल में उन देशों से टिम्बर का आयात होना है जहां इन घोंघों की संख्या काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि IUCN ने जायंट अफ्रीकन स्नेल को दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में रखा है। यह भी माना जाता है कि इस प्रजाति से इंसानों में इओसिनोफिलिक मेनिंजाइटिस, सेप्टिकेमिया और पेरिटोनाइटिस बीमारियां होती हैं। एक आक्रामक प्रजाति वह होती है जो किसी क्षेत्र के लिए स्वदेशी नहीं होती, यानी उनकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं होती। ये प्रजातियां पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाती हैं। इन्हें एलियन स्पीशीज भी कहा जाता है। भारत में कुछ आक्रामक प्रजातियों में लैंटाना घास, कांग्रेस वीड, एलिफेंट ग्रास, अफ्रीकन कैटफिश इत्यादि शामिल हैं।
हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मलायन जायंट स्क्वायरल पर पहली बार एक अध्ययन किया। अध्ययन में इस प्रजाति की कम होती संख्या पर चिंता जताई गई है। अध्ययन में कहा गया है कि यदि भारत में इसके संरक्षण के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक इसकी संख्या में 90% तक की गिरावट आ जाएगी और इस तरह अगले कुछ दशकों में ही यह प्रजाति विलुप्त भी हो जाएगी। गौरतलब है कि बड़े वृक्षों पर पाई जाने वाली इस लुप्त हो रही गिलहरी को फॉरेस्ट हेल्थ इंडिकेटर प्रजाति माना जाता है। ऐसा अनुमान है कि इस शताब्दी के मध्य तक यह प्रजाति भारत में अपने मूल स्थान पूर्वोत्तर भारत से भी विलुप्त हो जाएगी। यह गिलहरी दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरियों में से एक है। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा गहरा काला होता है और पूंछ लंबी होती है। भारत में यह गिलहरी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाई जाती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार वृक्षों की कटाई के कारण गिलहरी के आवास का विनाश जारी है। मानव बस्तियों की बढ़ती संख्या, फसल के उत्पादन हेतु भूमि के उपयोग, वनों की कटाई और उत्तर पूर्वी भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित झूम खेती को इस गिलहरी के आवास के विनाश का मुख्य कारण माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में विशाल गिलहरी की 3 प्रजातियां मलायन जायंट स्क्वायरल, इंडियन जायंट स्क्वायरल और ग्रिजल्ड जायंट स्क्वायरल पाई जाती हैं। मलायन जायंट स्क्वायरल भारत के बाहर दक्षिणी चीन, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा और जावा में पाई जाती है। गिलहरी की यह प्रजाति प्रायः सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों में, मैदानी क्षेत्र के साथ साथ पहाड़ों में पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में एमिशंस गैप रिपोर्ट 2020 जारी की। रिपोर्ट ने चिंता जताई है कि दुनिया इस सदी में अभी भी 3 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की ओर अग्रसर है। रिपोर्ट ने चेताया है कि पेरिस समझौते के तहत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लक्ष्य से हम अभी काफी दूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार तीसरे साल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इजाफा दर्ज किया गया है। बिना भूमि उपयोग में आए परिवर्तन के 2019 में यह बढ़कर अब तक के रिकॉर्ड स्तर 52.4 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंच गया है, जबकि भूमि उपयोग में परिवर्तन के साथ यह स्तर 59.1 गीगाटन पर पहुंच चुका है। जीवाश्म ईंधन और कार्बोनेट से प्राप्त जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में करीब 65% योगदान होता है। वर्ष 2019 में जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रिकॉर्ड 38 गीगाटन पहुंच गया। वहीं वनों में आग लगने के चलते ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इजाफा देखा गया है। वर्ष 2010 के बाद से वैश्विक उत्सर्जन औसतन प्रति वर्ष 1.4% बढ़ा है, जबकि 2019 में वनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के कारण इसमें 2.6% की वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में गिरावट से वैश्विक उत्सर्जन में धीमी वृद्धि के भी संकेत मिले हैं। रिपोर्ट ने उम्मीद जताई है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते 2019 के बरक्स 2020 में उत्सर्जन में 7% की गिरावट आएगी। दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों में आई कमी को इसका कारण बताया गया है। हाल ही में पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने के मौके पर एक ऑनलाइन इवेंट क्लाइमेट एक्शन समिट आयोजित किया गया। इस दौरान भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस इवेंट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पेरिस समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भारत न केवल इस बड़े समझौते के लक्ष्यों को समय पर हासिल कर लेगा, बल्कि वह उनसे आगे जाने की स्थिति में भी है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी उत्सर्जन दक्षता में 21% तक की कमी की है। वहीं सौर ऊर्जा की बात करें तो 2020 में स्थापित सौर क्षमता बढ़कर 36 गीगावाट हो गई है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में 4थे स्थान पर है और 2022 तक वह अपने 175 गीगावाट के लक्ष्य को भी हासिल कर लेगा। इसके अलावा भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 450 गीगावाट करने का लक्ष्य भी रखा है। इन सब के बीच भारत लगातार फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में भी लगा हुआ है। पेरिस समझौते की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर यह एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसे 2015 में अपनाया गया था। ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना इस समझौते का मुख्य लक्ष्य है। इसके तहत कोशिश यह भी की जाएगी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले यह 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे। हाल ही में भारत सरकार ने स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट जारी की। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में यह रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद देश में तेंदुओं की संख्या में 60% का इजाफा हुआ है।
2014 में जहां तेंदुओं की संख्या लगभग 8,000 थी, वहीं 2018 में यह 12,852 हो गई। इस मामले में मध्य प्रदेश को पहला स्थान हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,421 तेंदुओं की मौजूदगी दर्ज की गई है। 1783 तेंदुओं के साथ कर्नाटक दूसरे और 1690 तेंदुओं के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। अगर क्षेत्रवार बात करें तो मध्य भारत और पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा 8,071 तेंदुए रिकॉर्ड किए गए। वहीं पश्चिमी घाट क्षेत्र में 3,387 तेंदुओं की मौजूदगी देखी गई। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में तेंदुओं की संख्या 141 बताई गई है। गौरतलब है कि इस गणना में हिमालय के ऊंचाई क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र से लेकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों को शामिल नहीं करने की प्रमुख वजह यह है कि इन क्षेत्रों में तेंदुओं की संख्या बेहद कम होने के आसार हैं। आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मदद से इस गणना की प्रक्रिया को पूरा किया गया। दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कुछ कड़े कदम उठाने का मन बनाया है। आयोग ने दिल्ली में लगे उद्योगों को पूरी तरह से पाइप्ड नेचुरल गैस से जुड़ जाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को भी इस संबंध में आगे तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिए गए थे कि वह दिल्ली की उन औद्योगिक इकाइयों की पहचान करे जो गैर स्वीकृत ईंधन का इस्तेमाल कर रही हैं। इसके बाद समिति ने दिल्ली के 50 औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूद ऐसी 1644 औद्योगिक इकाइयों की पहचान की थी। इन इकाइयों को 31 जनवरी 2021 तक दिल्ली सरकार, गेल यानी भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ पाइप्ड नेचुरल गैस में स्विच ओवर करने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि दिल्ली का औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली एनसीआर और उससे सटे इलाकों में प्रदूषण की मुख्य वजह है, इसलिए आयोग ने इन इकाइयों को तेजी से पीएनजी में स्विच करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर और उससे सटे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में बेहतर तालमेल, शोध, पहचान और समाधान के लिए अक्टूबर 2020 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ कुछ अन्य सदस्य भी हैं। एक अधिकारी जो भारत सरकार के अंतर्गत सचिव पद या किसी राज्य के मुख्य सचिव के पद पर है या रह चुका है, वही इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय से भी इसमें एक प्रतिनिधि शामिल होता है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव या पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभागों के अधिकारी भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिहाज से की जा रही कोशिशों पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर भले ही कार्बन कैप्चर तकनीक पर जोर दिया जा रहा हो, लेकिन इस संबंध में किए गए प्रयास नाकाफी हैं। वैश्विक स्तर पर लक्ष्य रखा गया है कि कार्बन कैप्चर तकनीक के जरिए 2025 तक कम से कम 400 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कैप्चर किया जाए। लेकिन रिपोर्ट की माने तो 2010 से 2020 के बीच कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज यानी CCS तकनीक पर किया गया काम अपने आप में काफ़ी नहीं है। वहीं जिन देशों ने 2050 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, वे भी सही दिशा में काम नहीं कर रहे। रिपोर्ट में ग्लोबल CCS इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया गया है कि 2020 तक केवल 26 CCS फैसिलिटीज़ ही ऑपरेशनल हैं, जो हर साल लगभग 36 से 40 मिलियन टन कार्बन कैप्चर कर रही हैं। इनमें से 24 यूनिट्स औद्योगिक क्षेत्र में, जबकि 2 यूनिट्स कोयला आधारित पावर प्लांट पर काम कर रही हैं। आपको बता दें कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज तकनीक को जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित CO2 को कैप्चर करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। यह तकनीक वायुमंडल में मौजूद उत्सर्जित CO2 के लगभग 85 से 95% हिस्से को एब्जॉर्ब कर सकती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत CO2 को कैप्चर करने के साथ होती है, जिसे कंप्रेशन के माध्यम से एक उच्च घनत्व के द्रव में बदला जाता है। इससे कैप्चर की गई CO2 को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने में आसानी होती है। इस द्रव पदार्थ को एक पाइपलाइन के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है और एक अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। बाद में इस स्टोर की गई CO2 का इस्तेमाल बायोकार्बोनेट्स बनाने जैसे दूसरे औद्योगिक कामों में किया जाता है।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लद्दाख में एक मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र के जरिए IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग राजमार्गों के यातायात, कृषि और रक्षा कर्मियों के लिए विशेष मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। यह केंद्र लेह में समुद्र तल से 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के मौसम विज्ञान केंद्र के बाद यह हिमालय स्थित दूसरा केंद्र है। साथ ही यह भारत का अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र भी बन गया है। गौरतलब है कि लद्दाख अनिश्चित मौसम और बदलती जलवायु के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है, जिसका स्थानीय लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह क्षेत्र सामरिक महत्व का होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केवल 2 जिले लेह और कारगिल हैं। इसके बावजूद यह क्षेत्र मैदानी इलाकों, ठंडे रेगिस्तानों, पहाड़ियों और अत्यधिक शुष्क स्थानों जैसे अलग अलग माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बटा हुआ है। ऐसे में IMD का पूर्वानुमान स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों, रक्षा क्षेत्र, आपदा प्रबंधन और कृषि विभागों के लिए भी लाभकारी होगा। इसके लिए IMD की नुब्रा और जास्कर घाटियों, पैंगोंग त्सो, द्रास और कारगिल जैसे प्रमुख स्थानों में 10 स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने की भी योजना है। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने बाघों को रेडियो कॉलर लगाने की पहल शुरू की है। इसके तहत सुंदरबन टाइगर रिजर्व में एक बाघ को रेडियो कॉलर लगाया गया। रेडियो टेलीमेट्री के जरिए टाइगर ह्यूमन इंटरैक्शन का मूल्यांकन करना इसका मकसद है। इस पहल की शुरुआत पश्चिम बंगाल वन विभाग ने वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से की है। ऐसी पहल से बाघों के प्रबंधन, उनके आवास और मानव आबादी की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी। दरअसल बाघों को एक कीस्टोन प्रजाति माना जाता है। ऐसे में उनके व्यवहार के साथ साथ उनके निवास उपयोग पैटर्न को समझने में यह पहल मददगार साबित हो सकती है। कीस्टोन प्रजाति आमतौर पर ऐसी प्रमुख प्रजातियां होती हैं जिनकी उपस्थिति खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए जरूरी समझी जाती है। आपको बता दें कि सुंदरबन बाघों की आबादी वाला दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन है। सुंदरबन में 2019-20 में लगाए गए बाघों के अंतिम अनुमान से पता चला था कि रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। पिछले दिनों पता चला है कि आइसबर्ग A68A दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के तट की तरफ खिसक रहा है। इससे द्वीप के वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल यह हिमखंड जुलाई 2017 में अंटार्कटिक के लार्सन सी आइस शेल्फ से अलग हो गया था। आगे बढ़ने पर इससे छोटे हिमखंड अलग होते गए, जिसके बाद बचे हुए बड़े हिस्से को A68A नाम दिया गया। इसका विस्तार लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। आइस शेल्फ से अलग होने के बाद से ही यह हिमखंड एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र दक्षिण जॉर्जिया के द्वीप की ओर खिसक रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे द्वीप पर मौजूद उन स्थानीय वन्यजीवों पर विलुप्तता का खतरा मंडरा सकता है जो आसपास के समुद्र से भोजन जुटाते हैं। पेंगुइन और सील को भोजन की तलाश में दूर तक जाना पड़ सकता है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के मुताबिक ग्लेशियर का टूटना एक प्राकृतिक घटना है। इसका जलवायु परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। हालांकि कुछ मॉडल यह भी संकेत कर रहे हैं कि भविष्य में अंटार्कटिका के गर्म होने से ग्लेशियर के टूटने की घटना में बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल का एक घटक है। विलुप्त होने की आशंकाओं के बीच कर्नाटक वन विभाग कोलार लीफ नोज्ड बैट को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट के साथ मिलकर वन विभाग इस काम को अंजाम दे रहा है। दरअसल चमगादड़ की इस प्रजाति को भारत के लिए स्थानिक माना जाता है। बहुत साल पहले यह प्रजाति कर्नाटक के कोलार जिले के हनुमानहल्ली गांव में 2 गुफाओं में पाई जाती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में उन 2 गुफाओं में से केवल एक गुफा में ही इसके बचने की बात कही जा रही है। IUCN की आधिकारिक वेबसाइट की माने तो इनकी संख्या महज 150 से 200 के बीच रह गई है। हालांकि इन गुफाओं से चमगादड़ की विलुप्ति के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन और पत्थर खदान की वजह से इनके आवास को नुकसान पहुंच रहा है। गौरतलब है कि भारत में चमगादड़ों की करीब 130 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 5 हनुमानहल्ली में पाई जाती हैं, जिनमें कोलार लीफ नोज्ड बैट एक है। इसका वैज्ञानिक नाम हिप्पोसाइड्रोस हाइपोफिलस है। IUCN रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त या क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कानूनी संरक्षण नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना भारत में चमगादड़ों के निवास स्थान की रक्षा करके उनकी प्रजातियों के संरक्षण के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।
असम के दीपोर बील पक्षी विहार में प्रशासन ने सामूहिक रूप से मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी है। गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित इस झील के आसपास प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया है। प्रशासन के मुताबिक जनवरी के दौरान गुवाहाटी भर से लोग सामूहिक रूप से यहां मछली पकड़ने आते हैं, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूरी तरह से अवैध है। ऐसा करना अभयारण्य के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किसी अपूरणीय क्षति से कम नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक सालों से सिमट रहे इस वेटलैंड के आसपास मछली पकड़ने और खुदाई व निर्माण को रोकने के लिए यह आदेश जरूरी था। हाइड्रोलॉजिकल विशेषज्ञों के मुताबिक 1980 के दशक के अंत में दीपोर बील का क्षेत्रफल लगभग 6000 हेक्टेयर था। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि 1991 के बाद इसका क्षेत्र करीब न्यूनतम 35% तक कम हो गया है। आपको बता दें कि दीपोर बील को 2002 में पक्षियों की 219 प्रजातियों के अलावा जलीय जीवन को बनाए रखने के लिए रामसर साइट घोषित किया गया था। यह झील कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यह एक स्थायी मीठे पानी की झील है जिसमें प्रचुर मात्रा में जलीय वनस्पति हैं। पिछले दिनों अखबारों में कुछ ऐसे दुर्लभ पक्षियों और जानवरों पर आर्टिकल्स छपे जो 2020 में देखे गए। सबसे पहले बात करते हैं वूपर स्वान्स की, जिन्हें कश्मीर में पिछले 50 सालों में पहली बार देखा गया। खासकर यूरोप के शीत और स्टेपीज प्रदेशों में पाए जाने वाले वूपर स्वान्स भारत के लिए प्रवासी पक्षी हैं। इसी तरह डेजर्ट फिंच चिड़िया, जो कि आमतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाई जाती हैं, उन्हें पहली बार भारत में देखा गया। इसके अलावा ग्रेटर व्हाइट फ्रंटेड गीज को बाधवन झील के पास पहली बार देखा गया। ये प्रवासी पक्षी प्राकृतिक रूप से उत्तरी गोलार्ध के टुंड्रा इलाके में पाए जाते हैं। भारत के कुछ वन्यजीव संरक्षकों ने पक्षियों की प्राकृतिक जगत से कुछ अलग जगहों पर देखे जाने के पीछे क्लाइमेटिक कंडीशंस में होने वाले बदलावों को मूल कारण बताया है। वुड वार्बलर चिड़िया को पश्चिम बंगाल में देखा गया है, जो कि प्राकृतिक रूप से यूरोप के पतझड़ वनों में पाई जाती है। इसी तरह यूरोप के टुंड्रा और अफ्रीका के शीत मैदानों में पाई जाने वाली विलो वार्बलर चिड़िया केरल में स्पॉट की गई। रेड नॉट को हाल ही में कच्छ के रन में देखा गया। यह पक्षी ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका महाद्वीप तक की रेंज में पाई जाती है। इसी तरह अहमदाबाद में रूस में पाए जाने वाले पेरेग्रिने फाल्कन को देखा गया था। वहीं लोनावाला झील के पास हाल ही में साइबेरियाई पक्षी आमुर फाल्कन को भी स्पॉट किया गया। साल 2020 के दौरान भारत में कुछ खास प्रजाति के वन्यजीव भी देखे गए। हिमालयी शेरों को पहली बार स्पीति घाटी में देखा गया। बकरी की तरह दिखने वाले इस एंटीलोप की शारीरिक संरचना में बकरी, गाय, डंकी और एक पिग की विशेषताएं भी होती हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में कीटों की आबादी खतरनाक दर से कम हो रही है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज नामक एक प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित एक शोध में यह बात सामने आई। 56 वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए इस शोध से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन, कीटनाशक, शाकनाशी, लाइट पॉल्यूशन, आक्रामक प्रजातियों एवं कृषि व भूमि उपयोग में बदलाव के कारण भारी संख्या में इनकी मृत्यु हो रही है। इस कारण हर साल संभवतः 1 से 2% कीटों की कमी हो रही है। 2 जाने माने कीट, मधुमक्खी और मोनार्क तितलियों को कीटों की समस्याओं और उनमें आ रही गिरावट के लिए उदाहरण के तौर पर पेश किया गया है। शोध के मुताबिक रोग, परजीवी, कीटनाशक और भोजन की कमी के चलते इनकी आबादी में नाटकीय रूप से गिरावट आई है। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी साफ किया है कि सभी कीड़े तेजी से नहीं घट रहे हैं, कुछ फल फूल भी रहे हैं। उनके मुताबिक कीटों की पर्याप्त आबादी कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां वे दुनिया की खाद्य आपूर्ति में सहयोग करते हैं, वहीं वे परागण के जरिए फूलों के उत्पादन में भी मदद करते हैं। परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे के नर भाग से पौधे के मादा भाग में पराग कणों का हस्तांतरण होता है। इसके बाद निषेचन और बीजों का उत्पादन मुमकिन हो पाता है। बीते 11 जनवरी को जैव विविधता पर वन प्लैनेट समिट संपन्न हुआ। पेरिस में हुए इस सम्मेलन को फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक ने मिलकर आयोजित किया था। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए मंच तैयार करना है। इस सम्मेलन में लगभग 50 देश शामिल हुए, जिन्होंने इस बात पर अपनी प्रतिबद्धता जताई कि वे कुल भूमि और समुद्र के 30% हिस्से को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सम्मेलन में भारत, रूस और ब्राजील के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। वहीं अमेरिका की तरफ से किसी अधिकारी ने इसमें शिरकत नहीं की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में इन देशों ने 2030 तक प्रजातियों के विलुप्त होने और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए एक साथ आने की बात कही है।
इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल का जिक्र किया। आपको बता दें कि यह गठबंधन एक अंतर सरकारी समूह है जो स्पीशीज पर बढ़ते खतरे को रोकने और पारितंत्र को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर काम करता है। इस गठबंधन को 2019 में कोस्टारिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर लॉन्च किया था। अब इसमें 50 देश शामिल हो चुके हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के 146 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों पर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन यानी प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन जारी किया है। इस सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश स्थित कछुआ वन्य जीव अभयारण्य का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ने सर्वेक्षण किए गए संरक्षित क्षेत्रों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। वर्तमान मूल्यांकन के परिणाम औसतन 62.01% अंक के साथ उत्साहजनक रहे हैं, जो 56% वैश्विक औसत से ज्यादा है। मूल्यांकन के इस चरण के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2006 से 2019 तक सभी स्थलीय राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभयारण्यों के मूल्यांकन के एक चक्र को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मंत्रालय के मुताबिक संरक्षित क्षेत्रों का मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इन क्षेत्रों के लिए एक मुख्य साधन के रूप में उभरा है। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन प्रणालियों की क्षमताओं और कमजोरियों को समझने में इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्रालय ने ऐलान किया है कि 2021 से हर साल 10 सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यानों, 5 तटीय और समुद्री पार्कों एवं देश के शीर्ष 5 चिड़ियाघरों की रैंकिंग की जाएगी और फिर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपने संरक्षित क्षेत्रों को 4 कानूनी श्रेणियों राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व में बांटा है। इस अधिनियम के तहत 903 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है जो अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% कवर करता है। इनमें 101 राष्ट्रीय उद्यान, 553 वन्य जीव अभयारण्य, 86 कंजर्वेशन रिजर्व और 163 सामुदायिक रिजर्व हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया शोध ने रेड पांडा की जनसांख्यिकी और प्रजातिकरण के रहस्यों को सुलझाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध का निष्कर्ष निकाला है कि भारत हिमालयन और चाइनीज रेड पांडा दोनों ही प्रजातियों का स्थानिक है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी रेड पांडा को इन 2 फाइलोजेनेटिक स्पीशीज में विभाजित करती है। दरअसल 2020 तक रेड पांडा को एक मोनोटाइपिक प्रजाति माना जाता था। मोनोटाइपिक प्रजाति उन्हें कहते हैं जिन्हें उप प्रजाति में विभाजित नहीं किया जा सकता। आमतौर पर एक मोनोटाइपिक प्रजाति के वर्गीकरण के सदस्य एक दूसरे के निकट रहते हैं और जैविक समानता के लिहाज से काफी हद तक एक जैसे होते हैं। अब जबकि वैज्ञानिकों ने रेड पांडा के भौगोलिक वितरण के संबंध में आनुवंशिकी का अध्ययन कर लिया है, तब इसकी 2 प्रजातियों की बात कही जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस अध्ययन के लिए 3 साल तक पूर्वी हिमालयन क्षेत्र में नमूने का गहन परीक्षण किया गया और रेड पांडा के 250 से ज्यादा मल के नमूने इकट्ठे किए गए। ये नमूने पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से एकत्रित किए गए। इन नमूनों के विश्लेषण से रेड पांडा के 2 प्रमुख समूहों का पता चला। शोध के मुताबिक हिमालयन रेड पांडा का पता सियांग नदी के पश्चिम में स्थित उत्तर पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मध्य व पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश तथा दक्षिण तिब्बत के नमूनों से चला है, जबकि सियांग के पूर्व में पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, भारत और दक्षिण पश्चिम चीन की दिबांग घाटी से मिले नमूनों से चाइनीज रेड पांडा का पता चला है। आपको बता दें कि हिमालयन रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम एलुरस फल्जेंस, जबकि चाइनीज रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम एलुरस स्ट्यानी है। IUCN रेड लिस्ट में रेड पांडा को संकटापन्न कैटेगरी में रखा गया है। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और इसके परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में पूरी दुनिया में प्रगति देखने को मिली है, लेकिन इसके चलते होने वाली घटनाओं जैसे सूखा, बाढ़ और समुद्री जलस्तर की बढ़ोतरी से निपटने के लिए बेहतर काम किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुकूलन के लिए उपलब्ध वित्त में जहां इजाफा देखा गया है, वहीं इसमें अंतर भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि यहां पर अनुकूलन से मतलब वास्तविक या अपेक्षित जलवायु और इसके प्रभावों के प्रति सामंजस्य बैठाने से है।
रिपोर्ट ने केवल विकासशील देशों में अनुकूलन को लेकर किए गए प्रयासों की वार्षिक कीमत को $70 बिलियन बताया है। 2030 तक इसके 140 से 300 बिलियन डॉलर पहुंचने की बात की गई है, जबकि 2050 तक 280 से 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट ने सुझाया है कि अनुकूलन के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त को लागू करने के साथ साथ तत्काल इसमें इजाफा भी किया जाना चाहिए। साथ ही रिपोर्ट ने प्रकृति आधारित समाधान की ओर भी इशारा किया। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ स्थानीय स्तर पर उपयुक्त और ठोस उपाय करने की बात कही गई है। वहीं प्राकृतिक या संशोधित पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, निरंतर प्रबंधन और रिस्टोरेशन यानी पुनर्स्थापना द्वारा जैव विविधता को बचाने को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इंसानी गतिविधियों के चलते वनाग्नि के बढ़ते खतरे को लेकर एक अध्ययन हुआ है। अध्ययन में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन पर चिंता जताई गई है। साथ ही बताया गया है कि जिस तरह उत्सर्जन बढ़ रहा है उसके अपने क्षेत्रीय प्रभाव होंगे। वहीं साल 2080 तक उत्सर्जन का स्तर इतना अधिक हो सकता है कि इससे जंगलों में आग लगने का जोखिम काफी हद तक बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर अमेरिका, भूमध्य रेखीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर होगा। इस अध्ययन में 1920 से लेकर अब तक जलवायु पर मानव के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इसमें बताया गया है कि 2005 तक ही उत्सर्जन का स्तर इतना हो गया कि उत्तर अमेरिका, भूमध्य सागर आदि क्षेत्रों में फायर वेदर का जोखिम पूर्व औद्योगिक स्तर के मुकाबले 20% बढ़ गया था। इसके पीछे जानकारों ने सबसे बड़ा कारण बायोमास का जलाया जाना और भू उपयोग के बदलते पैटर्न को बताया है। इसी वजह से 20वीं सदी के दौरान अमेज़न जंगलों और पश्चिमी उत्तर अमेरिका में इस तरह के जोखिम 30% बढ़ गए। अध्ययन में इंडस्ट्रियल एरोसोल की भूमिका पर चर्चा की गई। बताया गया है कि भले ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चलते ग्लोबल वार्मिंग में तेजी हुई है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरोसोल ने इसे कहीं ना कहीं कम करने में भी भूमिका निभाई है। दरअसल इंडस्ट्रियल एरोसोल की चादर सोलर रेडिएशन को पृथ्वी पर नहीं आने देती, जिससे तापमान कुछ कम हो जाता है। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया पर इसका उल्टा असर देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरोसोल का उत्सर्जन बढ़ सकता है। चूंकि इसके चलते तापमान में कुछ कमी आती है, इसलिए आर्द्रता में कुछ कमी आएगी। इस वजह से यहाँ मानसून कमजोर हो सकता है। साथ ही शुष्क मौसमी परिस्थितियां बनने से आग लगने के खतरे भी बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि उद्योगों से निकलने वाली गैसों में मौजूद ठोस और तरल कणों को इंडस्ट्रियल एरोसोल कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट यानी जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के बेहतर प्रबंधन के मद्देनजर एनजीटी ने हाल ही में कुछ निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही आदेश दिया कि देश में जो भी इकाइयां इन अपशिष्टों के प्रबंधन में लगी हुई हैं, वे आगे से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति जरूर लेंगी। इसके साथ ही संबंधित एजेंसीज यह भी सुनिश्चित करें कि इस तरह के प्रबंधन में केवल ऑथराइज्ड यूनिट्स ही लगी हैं और उन्हें पर्यावरणीय मंजूरी भी दी गई है। आसान भाषा में समझें तो बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे अपशिष्ट होते हैं जो अस्पतालों या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में निदान प्रक्रिया के बाद उत्पाद के रूप में निकलते हैं। ये उत्पाद ठोस या तरल दोनों तरह के हो सकते हैं, जैसे सीरिंज, खाली बोतल, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, मानवीय अंग इत्यादि। इन अपशिष्टों से पर्यावरण को नुकसान न हो और इनका उचित प्रबंधन और हैंडलिंग हो सके, इसके लिए जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन नियम 2011 जारी किए गए थे। वर्तमान में इन अपशिष्टों का प्रभावी प्रबंधन 2016 के जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के जरिए होता है। ये नियम इस तरह के अपशिष्टों के एकत्रण यानी कलेक्शन, पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, निदान और निस्तारण का प्रावधान करते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे एक बड़े थिंक टैंक जर्मन वॉच ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी कर दिया है। इंडेक्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2000 से लेकर 2019 के दौरान 10 सबसे प्रभावित देशों में 8 सबसे गरीब देश शामिल हैं। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय या तो काफी कम है या मध्यम स्तर की है। इस इंडेक्स में साल 2019 के दौरान चरम मौसमी घटनाओं और बाढ़ के प्रति सबसे ज्यादा सुभेद दे रहे देशों को रैंकिंग दी गई है। साथ ही इन घटनाओं के चलते जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसका आकलन भी इंडेक्स में किया गया है। जोखिम के स्तर पर इस इंडेक्स में मोजाम्बिक को पहले, जिम्बाब्वे को दूसरे, बहामास को तीसरे और जापान को चौथे पायदान पर रखा गया है। वहीं भारत इस इंडेक्स में 7वें स्थान पर है।
यानी भारत 2019 के दौरान दुनिया का 7वां सबसे प्रभावित देश रहा। इंडेक्स के मुताबिक भारत का स्कोर 16.67 है। 2019 के दौरान भारत में चरम मौसमी घटनाओं के चलते 14 राज्यों में लगभग 1800 लोगों की जान चली गई, जबकि 1.8 मिलियन लोग विस्थापित हो गए। इसके अलावा 2019 में मानसून काल में सामान्य से ज्यादा बारिश के कारण लगभग 11.8 मिलियन लोग प्रभावित हुए और इस दौरान तकरीबन $10 बिलियन का आर्थिक नुकसान भी भारत को झेलना पड़ा। साल 2019 में ही भारत को 8 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सामना करना पड़ा, जिसमें 6 काफी गंभीर चक्रवात थे। भारत में एक दुर्लभ चींटी वंश की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। यह खोज बुल्गारिया स्थित जू कीज नामक जर्नल में प्रकाशित हुई है। शोध के मुताबिक चींटी की इन प्रजातियों का जीनस ओसीरिया है। केरल और तमिलनाडु में इनकी मौजूदगी देखी गई है। इन 2 में से एक की खोज पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में की गई है, जिसका नाम ओसीरिया जोशाई रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के एक प्रतिष्ठित जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में इस प्रजाति को जोशाई टाइटल दिया गया है। JNCASR भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था है। चींटी की एक ही जीनस की 2 प्रजातियां एंटेना सेगमेंट की संख्या के आधार पर अलग होती हैं। मौजूदा वक्त में इस जीनस की 14 प्रजातियां हैं। इनमें 8 प्रजातियां 9 एंटेना सेगमेंट वाली हैं, जबकि 5 के पास 11 सेगमेंट से अखंडों वाले एंटेना होते हैं। एक प्रजाति को हाल ही में 8 एंटेना सेगमेंट वाली चींटी के रूप में खोजा गया था, लेकिन नए शोध में ओसीरिया प्रजाति के पास 10 एंटेना सेगमेंट होने का दावा किया जा रहा है। इसकी खोज पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेमेंद्र भारती के नेतृत्व में एक टीम द्वारा की गई है। उधर उत्तर भारत खासकर दिल्ली में धुंध और घने कोहरे पर IIT मद्रास के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध सामने आया है। सर्दी के मौसम में उत्तर भारत में विजिबिलिटी में कमी आने के पीछे प्लास्टिक के जलने को सबसे बड़ी वजह माना गया है। लंदन स्थित नेचर जियोसाइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित शोध के मुताबिक प्लास्टिक युक्त कचरा के जलने से क्लोराइड युक्त कण का उत्सर्जन होता है, जो घने कोहरे के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। दरअसल पिछले कई अध्ययनों ने गंगा के मैदानी क्षेत्र में घने कोहरे के बनने में PM यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की भूमिका की बात कही थी। हालांकि इसमें क्लोराइड की मात्रा का भी अवलोकन किया गया था, लेकिन क्लोराइड की अधिकता के संभावित स्रोत और कोहरे के बनने में इसकी भूमिका अभी भी वैज्ञानिक रहस्य बनी हुई थी। इस शोध के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोहरा बनने की रासायनिक प्रक्रिया में PM 2.5 की सटीक भूमिका के बारे में अब समझ बेहतर होगी। शोध के मुताबिक दिल्ली के चारों ओर एरोसोल कणों द्वारा पानी के ऊपर उठने और विजिबिलिटी में कमी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्सर्जन के कारण होती है। HCl विभिन्न स्रोतों से निकलकर अमोनिया से जुड़ता है। इससे अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जो संघनित होकर एरोसोल बनते हैं। इससे एरोसोल कणों के जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, लिहाजा इनका आकार बढ़ने से घने कोहरे का निर्माण होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर क्लोराइड ज्यादा नहीं हो तो कोहरा बनना काफी कम हो जाएगा। शोधकर्ताओं ने यह भी चिंता जताई है कि प्लास्टिक युक्त कचरा जलने से अत्यधिक विषैले रसायन डाइऑक्सिन का उत्सर्जन हो सकता है। यह हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर प्रजनन और प्रतिरक्षा क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। बीते 25 से 26 जनवरी के बीच क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021 आयोजित हुआ। इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी द नीदरलैंड्स सरकार ने की। इसमें ग्लोबल सेंटर फॉर एडेप्टेशन का सहयोग भी रहा। इस वैश्विक सम्मेलन में उन प्रयासों को गति या नवाचार दिया जाता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुसार एडेप्टेशन यानी अनुकूलन में मददगार हैं। सम्मेलन में विश्व को और अधिक क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने और मजबूत योजना व अधिक व्यावसायिक भागीदारी की बात कही गई है। सम्मेलन में भारत सहित 30 देशों के नेताओं, 50 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 18,000 से ज्यादा पंजीकृत भागीदारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने मिलकर एडेप्टेशन एक्शन एजेंडा की घोषणा की। यह एजेंडा आने वाले समय में अनुकूलन कार्यों को गति देने में निर्देश का काम करेगा। यह एजेंडा एक रूपरेखा है जिससे व्यक्तिगत कार्य योजना और सभी गठजोड़ एक साथ आ सकेंगे। इससे 2030 तक क्लाइमेट रेजिलिएंट भविष्य का लक्ष्य हासिल हो सकेगा। इस वर्चुअल सम्मेलन के दौरान 10 वर्षीय वैश्विक कार्यक्रम 1000 सिटीज एडेप्ट नाउ को भी प्रस्तुत किया गया। यह एक पहल है जो हरित और पोस्ट कोविड रिकवरी पर जोर देती है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में अफ्रीकन एडेप्टेशन एक्सेलरेशन प्रोग्राम पर भी बात की गई। इस कार्यक्रम में
कृषि, अवसंरचना, युवा और नवाचारी वित्त पर ध्यान रहेगा। सभी के लिए जल भी सम्मेलन में चर्चा का विषय रहा। जल के महत्व पर चर्चा करते हुए ग्लोबल सेंटर ऑन एडेप्टेशन ने दुनिया भर के डेल्टाओं में जलवायु अनुकूलन पर एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में इन क्लाइमेट हॉटस्पॉट्स में जलवायु अनुकूलन के लिए कुछ बड़े उपायों को सुझाया गया है। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी को शिरकत की। उन्होंने इस मंच पर एक बार फिर 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के भारत के लक्ष्य को दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने देश में LED लाइट्स को बढ़ावा देने की बात भी कही। वहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत हर साल लगभग 38 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन की बचत कर रहा है।